तो चलिए बच्चे, आपका सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसका जो आपका क्या है, गॉस लॉ है, जहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन हमेशा आया ही आया है, उस आर्टिकल को समझने जा रहे हैं। ध्यान से इस आर्टिकल को समझिएगा, जिसका नाम क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, अगर मैं इसके पहले डिफाइन कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी नेट फ्लक्स होगी, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, किसी भी क्लोज सरफेस के साथ जो भी नेट फ्लक्स लिंक होगी, वो फ्लक्स हमेशा उसके अंदर जो भी चार्ज एनक्लोज है, उस चार्ज को आपने क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। तो जो भी चार्ज इनसाइड होता है उसे आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। और अभी भी मैंने आपको फाई की वैल्यू क्लोज सरफेस के लिए निकालने की सिखाई थी। ये किसके बराबर होती है, ई डी एस के बराबर होती है। लीजिए, इसी फॉर्मूले से मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। तो आपका गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked, the total electric flux linked with a closed surface is 1 by absolute time, देखिए 1 by absolute time times total charge या times the charge enclosed by the closed surface। तो आपके क्लोज सरफेस में, ठीक है, जो भी आपका चार्ज एनक्लोज किया है, अगर आप फाई का होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई में भी डिफाइन ऐसी या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला पता लगा, फाई किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे, यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली फाई का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को याद रखना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली ये है। ठीक, ये लॉ आपका सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सुटेबल है। ठीक है, ये सुटेबल किसके लिए, दिस लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल, जहाँ पे भी एक सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो कोई भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वहाँ पे ये लॉ आपका लग सकता है। ये कूलम लॉ का अल्टरनेट लॉ भी है, जिसकी हेल्प से हम फील्ड की या फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये जो गॉस लॉ है, ये आपका क्या है, ओबे करता है इनवर्स के लॉ को। तो गॉस लॉ इनवर्स के लॉ, जैसे कूलम लॉ इनवर्स के लॉ को ओबे करता है, तो ये भी बच्चे इनवर्स के लॉ को ओबे करता है। अगर आपका कोई आपका अगर गॉस लॉ इनवर्स के लॉ को ओबे करना बंद कर दे, मान लीजिए कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जहाँ पे आपका इनवर्स के लॉ ओबे ना हो रहा हो, तो वहाँ गॉस लॉ भी आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप गॉस लॉ को लगाने के लिए जो भी आप क्लोज सरफेस इमेजिन करते हैं, उस सरफेस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। ठीक है, उस सरफेस का नाम दिया जाता है आपका गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो भी सरफेस एज्यूम करेंगे, उस सरफेस को गॉसियन सरफेस का नाम दिया जाता है। मतलब जो भी सरफेस आप इमेजिन करेंगे, उसे क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। ओके, तो गॉसियन सरफेस के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग योर गॉस लॉ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से उन्हें समझिएगा, लिख भी नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका पॉइंट यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो भी फ्लक्स आपकी, ठीक है, द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, जो भी गॉसियन सरफेस से जो भी आपकी फ्लक्स आपकी जाएगी, उस फ्लक्स की वैल्यू हमेशा उसकी शेप के इंडिपेंडेंट होगी। मैं लिख देते हैं, फ्लक्स through Gaussian surface is independent of its shape। कहने का मतलब बताऊं? ओके, अगर मान लीजिए आपका चार्ज क्या है, मान लीजिए एक सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज आपका क्यू आपका इस तरह ऐड कर रहा है। सरफेस ऐसा है, चार्ज भी उसके अंदर है, चाहे सरफेस ऐसा हो चाहे सरफेस ऐसा हो, सरफेस जैसा भी हो, अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो सभी से फाई की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो इसीलिए बच्चे मैंने आपका फर्स्ट यही पॉइंट बताया, द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप। तो आपकी जो भी फ्लक्स की वैल्यू है, वो आपकी गॉसियन सरफेस के किस पे डिपेंड नहीं करती, गॉसियन सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट की ओर आ जाते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं बच्चे,
सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हमारी जो फाई की वैल्यू है सिर्फ वो जो चार्ज अंदर है, इनसाइड है, एनक्लोज करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस डिपेंड ओनली, डिपेंड करेगी ओनली ऑन चार्ज प्रेजेंट इन इट, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट बोल सकते हैं, इनसाइड इट। तो जो भी चार्ज आपके अंदर आपके लाई करेंगे सिर्फ उसी के ऊपर आपकी वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड करेगी। मतलब जैसे ये देखिए चार्ज अंदर लाई कर रहे हैं, मान लीजिए Q1 चार्ज अंदर है, Q3 Q4 बाहर लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ वो आपकी जो फाई की वैल्यू वो एनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, आउटसाइड के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी। ठीक, नंबर थर्ड पॉइंट की ओर मूव कर रहा हूँ। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ करते हैं। जो फाई की वैल्यू है, हाँ जी, जो भी आपके फाई की वैल्यू है वो आपकी जो फाई की वैल्यू होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कहाँ है उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड इट। ठीक है, तो आपका चार्ज कहाँ पे है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी आपके फाई की वैल्यू। नंबर फोर्थ पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे, आपकी अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ई से लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एनक्लोज और आउटसाइड दोनों चार्ज पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गॉसियन सरफेस, मतलब जब ई निकालना हो तो सारे अपने लेने पड़ेंगे, सारे चार्ज, इज ड्यू टू ऑल चार्ज, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, परसेंट। ठीक है, ऑल चार्ज परसेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो चार्ज अंदर लाई करे बाहर लाई करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपकी नंबर 5 पॉइंट जो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो भी फ्लक्स इनकमिंग होगा, इनकमिंग फ्लक्स को आपने क्या लेना है, इनकमिंग फ्लक्स को, जो भी फ्लक्स आपका इनकमिंग हुआ उसे आपने क्या लेना है, हाँ जी, नेगेटिव लेना है। और जो भी आउटगोइंग फ्लक्स होगा, ठीक है, जो भी आउटगोइंग फ्लक्स होगा, आउटगोइंग फ्लक्स को आपने क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो इनकमिंग फ्लक्स को आपने नेगेटिव, आउटगोइंग को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक, अगर कोई ऐसा सरफेस है, मान लीजिए कोई ऐसा सरफेस है जिसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं ऐड करता, अगर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक सिलेंडर है, अगर मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूँ बट इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। चाहे आपकी शेप सर्कुलर भी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 हुई, तो नेट फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही होगी। तो लीजिए, मैंने इस तरह बच्चे आपकी क्या बता दिया, मैंने इस तरह बच्चे आपको शो करके दिखा दिया, आपकी घोंसला के बारे में बताया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फंडे आपके डिस्कस। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं बच्चे, कुछ आपके फिगर्स से आपकी कुछ फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट आपका टॉपिक बताने जा रहा हूँ, फ्लक्स कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज़ करके मैं क्या करने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स आपकी करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको डिफरेंट फिगर बनाऊंगा। एक फिगर आपकी ये दे देता हूँ, आपकी फिगर क्या है बच्चे, एक हेमिस्फीयर है। जैसे एक हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दीजिए। ठीक है, तो हेमिस्फीयर है, मैंने उसके अंदर क्या किया, उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह रख दिया। अगर मैं एक हेमिस्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँगा, ठीक है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी मान लीजिए, चलिए r मान लीजिए इसकी रेडियस है। एक हेमिस्फीयर को बच्चे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, बट इसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, और अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी के बराबर होनी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी श्योरली है, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है, जितनी एंटर कर रही है वो लीप ही कर रही होंगी। तो इस केस के लिए अगर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा तो नेट फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। लीजिए, नेट फाई की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। ऐसे ही बच्चे अगर मान लीजिए आपके पास एक शेप दे रखी हो, क्यूब दे रखा हो,
एक क्यूब को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रख दिया, बट कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी चार्ज इसके अंदर से एनक्लोज नहीं था। अगर सिर्फ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपकी इस केस में भी नेट फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसी बच्चे और भी केस, ठीक है बच्चे, ऐसे ही कुछ और शेप भी बच्चे डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका हेमिस्फीयर ऐसे आता है, ठीक, एक आपका हेमिस्फीयर ऐसे है, चलिए ये रहा बच्चे मेरा हेमिस्फीयर, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा तो इसके लिए भी फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक, चाहे आप निकाल सकते हैं इनसाइड की, इनसाइड के लिए एंगल, एक के लिए एंगल नेगेटिव होगा, एक के लिए पॉजिटिव होगा, तो फाई की वैल्यू एक के लिए पॉजिटिव आएगी, एक के लिए नेगेटिव, नेट 0 की आएगी। अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा तो आपकी नेट फाई की वैल्यू 0 ही आएगी। चलिए अब कुछ ऐसे केस जिसके अंदर फाई की वैल्यू निकलती है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए आपके पास इस तरह क्या दिया हो बच्चे, एक हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, हेमिस्फीयर दे रखा है, इसके अंदर एक चार्ज आपका यहाँ पे हेल्ड कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज कहाँ कर रहा है, हेल्ड। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, और सिमेट्री से नीचे भी आएगी। अगर मैं इसे कंप्लीट स्फीयर कर दूँ, अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता तो आपका आंसर क्या होता, कंप्लीट स्फीयर होता तो आपका आंसर होता Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्योंकि आपका हाफ स्फीयर था इसलिए आपका रिजल्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक, ऐसे ही बचे, अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर था, एक सिलेंडर का यहाँ इस पोर्शन में, सिर्फ ये आपका सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, अभी कंप्लीट सिलेंडर नहीं है। एक सिलेंडर के बिल्कुल हाफ में एक चार्ज रखा, ठीक है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जाएगी। अगर मैं सिमेट्री से सिलेंडर को पूरा कर दूँ, हो गया सिलेंडर पूरा, तो आपके अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले एरिया का सिर्फ आपसे फाई पूछूँ तो आपका क्या आएगा आंसर, Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। इसी तरह बच्चे मैं अगर एक क्यूब के लिए बात करूँ, ठीक है, जैसे क्यूब के लिए बात करता हूँ, क्यूब आप सभी को पता है ना, जरा ध्यान से इसके लिए मुझे आंसर बताना है आपने। क्यूब के लिए बच्चे हम बात करेंगे तो क्यूब के लिए ये रहा बच्चे, मैंने क्यूब बनाया। क्यूब के कॉर्नर की बात करो बच्चे, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, आपने केमिस्ट्री में सर लैटिस स्ट्रक्चर किए हैं, एक क्यूब इधर बनेगा, इसके एक टच करेगा, एक इधर बनेगा, एक पीछे बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, मतलब इसके साथ टच करते हुए 8 क्यूब बनने वाले हैं। इसका मतलब इसके लिए फाई की वैल्यू क्या होगी, Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। समझ आई बच्चे, 3 डायमेंशनल जब बनाएंगे तो इसके साथ बच्चे देखिए, एक 3 तो नीचे इसके साथ वाले प्लेन में होंगे, 3 आपके 4 पीछे से टच कर रहे होंगे, तो एक कॉर्नर 8 पॉइंट से टच करता है, इसलिए फाई की वैल्यू, अगर मैं आपसे फाई की वैल्यू पूछूँ तो कितनी होगी, ठीक है, फाई की वैल्यू आपकी कितनी होगी, आपकी इसके 8 डिवाइडेड बाय Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर आपकी एक और फिगर के लिए बात करें, चलिए एक दो और फिगर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका क्यूब है, ये क्या है, आपका क्यूब है। लीजिए, आपका चार्ज कहाँ लाई करवा देते हैं, इस केस में आपका चार्ज यहाँ पे किसी एक फेस के बीच में यहाँ पे लाई करवा देते हैं। ये कितने क्यूब के साथ, एक तो ऊपर वाला होगा, एक पीछे वाला होगा, एक इधर होगा, मतलब 4 के साथ ही आपका शेयर होता है। तो इस केस में जो भी फाई की वैल्यू होगी वो Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बहुत सारी शेप दिखाई, उन शेप से बच्चे आप क्या कर सकते हो, उन शेप से आप वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए, जैसे मुझे एक आपका मान लीजिए ये है, अगर Q चार्ज यहाँ लाई कर रहा हूँ तो सिमेट्री से पूरा करते हैं, तो हाफ के लिए किसके बराबर होगी, फाई इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह बच्चे हम फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द गॉस लॉ। ठीक है, ये था बच्चे गॉस लॉ के बारे में एक इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको एप्लीकेशन डिस्कस करवाते हैं। चलिए, अब आपके सामने क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूँ गॉस लॉ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसे भी। आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और होलो, ड्यू टू सॉलिड होलो कनेक्टिंग स्फीयर और शेल, कनेक्टिंग स्फीयर और शेल। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकाल रहे हैं, ड्यू टू सॉलिड हो, चाहे होलो हो, चाहे शेल हो, चाहे स्फीयर हो। भाई कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज ऊपर ही है, आपके आउटसाइड सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, तो चाहे स्फीयर हो, चाहे शेल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे होलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही आएगी। तो लीजिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर। तो सबसे पहले एक स्फीयर को ही कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, एक स्फीयर मान लीजिए, ये लीजिए एक स्फीयर, इसकी रेडियस मान लीजिएगा, कितनी रेडियस मान लीजिए, इसकी रेडियस मान लीजिए R।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्फीयर माना जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। जो भी चार्ज है उसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मुझे क्या करना है, इसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, देखिए हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, आपके ऑन दी सरफेस हो रही है, हो सकता है इनसाइड की बात करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ए पॉइंट के ऊपर कहाँ पे निकालूंगा बच्चे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा बच्चे आपकी आउटसाइड पॉइंट फॉर आउटसाइड, ठीक है, फॉर आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरा आउटसाइड पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, जो कैपिटल आर से क्या है बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है। तो लीजिए मेरा एक आर पॉइंट है, ये रहा, मैं इसे सेंटर मान के एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ, क्योंकि गॉस लॉ लगाना है तो मुझे गॉसियन सरफेस तो बनाना ही पड़ेगा, तो इसके क्रॉस गॉसियन सरफेस रहेगा। यहाँ पे एक पी पॉइंट मान लीजिए, ठीक, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है बच्चे, स्मॉल आर है, आपको दिखा दिया स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, कैपिटल लार्ज है। मुझे क्या करना है, मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर, मेरा एम क्या है, इस पी पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक किसकी वैल्यू निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना। उसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया मान लीजिए, ठीक है, इस स्मॉल एरिया को नाम दे दीजिए डी ए। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए डी ए माना है तो डी ए ही लिखिए, ओके, तो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए परपेंडिकुलर हो गए और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का होगा। तो अगर मैं यूज़ करूँ किसको, गॉस थ्योरम को, अगर मैं यूज़ करता हूँ यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम को यूज़ करूँ तो गॉस थ्योरम का यूज़ करके बच्चे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई ओवर डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई ओवर डी एस किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ई ओवर डी एस, आपको गॉस थ्योरम के अंदर बताया था, ये होती है चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट होती है ये, ठीक है। तो देखिए सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर, सरफेस के हर पॉइंट पे ई और डी ए वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये दोनों, चलिए यहाँ क्योंकि डी एस लिख रहा था तो डी एस ही मान लेते बेटा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो अब क्या है, आपको पता है हर पॉइंट पे ई और डी एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। देयरफॉर ई और डी एस वेक्टर के बीच में, ई और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, ठीक है, ई और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का, यानी ई डी एस कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, तो मैं इसे ई डी एस लिख सकता हूँ। अगर मैं इस फॉर्मूले में इस क्वांटिटी को, इस वेक्टर को ई डी एस लिख दूँ तो क्या बनेगा, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल की, क्लोज इंटीग्रल के लिए बात हो रही है, क्लोज सरफेस है इसीलिए सर्कल लगा हुआ है, ई डी एस लिख लीजिए, क्यों, जो भी एन क्लोज करेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, अब आपको पता है ई की वैल्यू, ये तो आपको मुझे गॉसियन सरफेस है, उसका सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ई की वैल्यू तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, ई को ले लीजिए बाहर, सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है डी एस की, इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो बाहर था सरफेस एरिया, किसका, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अल्टीमेटली ये किसके बराबर आया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो आपने फाइनली फॉर्मूला निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, क्या ये फॉर्मूला आपने पहले रीड किया हुआ है, बिल्कुल रीड किया हुआ है, ये है एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इसका मतलब अगर आपका पॉइंट आउटसाइड लाई किया, व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, तो उस केस में वही रिजल्ट निकलेगा। उस केस में हम सारे ये मान सकते हैं, ये सारे के सारे चार्ज आपके सेंटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सरफेस के ऊपर बात, ठीक है, आउटसाइड के पॉइंट की आपने से सारी बात समझ आ गई होगी। अभी करते हैं बात आपकी हमसे ऑन दी फॉर ए पॉइंट ऑन दी सरफेस। आपका पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आपका सरफेस पे, सरफेस का मतलब आप कैपिटल, आपका गॉसियन सरफेस इसी के ऊपर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। उस केस में आपका ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये लीजिए, अगर आपका पॉइंट आपका कहाँ लाई कर जाए, सरफेस के ऊपर लाई कर जाए, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, थर्ड पॉइंट है अगर आपका जो, ठीक है, आपका अगर थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करें, सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट में है, मान लीजिए एक पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, अगर ये पी पॉइंट अंदर लाई किया तो गॉसियन सरफेस अंदर मानना पड़ेगा, लेकिन इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अगर चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा अंदर,
अगर चार्ज ही कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अंदर आपकी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो फॉर ए इनसाइड पॉइंट, मान लीजिए आपका पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है, यानी आर की वैल्यू स्मॉल आर से कैपिटल आर से स्मॉल है। इस केस के अंदर कोई अंदर चार्ज तो है नहीं, ठीक है। इफ चार्ज इज 0, क्योंकि कोई चार्ज तो अंदर था ही नहीं, इसका मतलब अगर चार्ज ही नहीं, अगर चार्ज 0 है तो आपके गॉस लॉ का यूज़ करके ई की वैल्यू भी आएगी 0 आएगी। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो लीजिए आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी, इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली ड्यू टू सॉलिड और आपके होलो कंडक्टर के कारण आप वैल्यू निकाल चुके। चलिए अब क्या है, बिल्कुल सेम आर्टिकल, अगला आर्टिकल जो अगली एप्लीकेशन है इसकी वो करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको यहाँ, क्योंकि बिल्कुल सेम है इसीलिए साथ साथ करवाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड या ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड लिख लीजिए, सॉलिड, चलो ऐसे लिख लीजिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के दिखानी है। ओके, अब आपका जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो मान लीजिए एक स्फीयर मान लीजिए, रेडियस वही मान लीजिए इसकी r है। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज हर जगह होगा, अंदर भी होगा, सरफेस पे भी होगा। लीजिए पिछले और इस केस में यही फ़र्क रहा, वहाँ चार्ज इनसाइड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ तो चार्ज अंदर भी होगा और बाहर सरफेस पे भी होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, केसेस यहाँ भी 3 बनेंगे। सबसे पहला वही पॉइंट बनेगा जब आपका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, फॉर आउटसाइड पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, मान लीजिए आपका पॉइंट लाई कर रहा है आउटसाइड, यानी r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R। उस केस के लिए आपको गॉसियन सरफेस, इस केस में भी आपको अगेन गॉसियन सरफेस का नाम कैसा मानना पड़ेगा, स्फेरिकल ही मानना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसके सेंटर से एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, जिसकी रेडियस को नाम दे दीजिएगा, ठीक है। कितना नाम दे दीजिए, ये r का, r आउटसाइड लाई कर रहा है। इसके क्रॉस बच्चे एक यूनिट एरिया मानिए, जिसका सरफेस एरिया ts मान लीजिएगा। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, अपवर्ड ही जाएगी, ठीक। दोबारा यूज़ कीजिए गॉस लॉ को, हाँ जी। अगर मैं गॉस लॉ को दोबारा इम्प्लीमेंट कर दूँ तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, E/ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों बीच में अगेन एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। E को बाहर ले लीजिएगा, आपको इंटीग्रेशन करनी है ds की, इक्वल टू क्या आएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। E आपका सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपका आंसर रहेगा E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r²। तो लीजिए इस तरह आपने क्या किया, इस तरह अगर आपका पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो उसके ऊपर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या किया, निकाल लिया। हो गया जी, बिल्कुल वही डिटो सेम केस आपका वही रिजल्ट है। सरफेस के ऊपर भी बी पॉइंट भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। यानी अगर आपका पॉइंट का है फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस, अगर आपका पॉइंट ऑन दी सरफेस हुआ तो आपने क्या पुट करना है, पुट कीजिए r को, स्मॉल r को कैपिटल R पुट कर दीजिएगा। इसका मतलब E का फार्मूला वही सेम रिजल्ट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r², सेम रिजल्ट जो पिछले आर्टिकल में गेट किया था वही का वही यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड केस आपका डिफरेंट हो जाएगा। थर्ड केस क्या था वहाँ पे, हाँ जी, थर्ड केस क्या था, आपका जो पॉइंट चार्ज था वो कहाँ लाई कर रहा था। थर्ड केस के अंदर आपका पॉइंट चार्ज जो था वो इनसाइड लाई कर रहा था। यहाँ भी हम कर देते हैं फॉर ए इनसाइड पॉइंट। अगर आपका पॉइंट इनसाइड की बात हो जाए, इनसाइड का मतलब क्या है, r की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो जाए, उस केस के लिए बात करते हैं। लीजिए अगर आपका पॉइंट इनसाइड लाई किया तो गॉसियन सरफेस मान लीजिए, अगर पॉइंट इनसाइड है तो गॉसियन सरफेस भी अंदर ही लाई करना पड़ेगा। अगर गॉसियन सरफेस अंदर लाई कर गया, ये गॉसियन सरफेस है, इसके क्रॉस क्या कीजिए, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, r, क्योंकि इनसाइड का केस है ना, इसकी रेडियस r मान लीजिए। इस पॉइंट पे E की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन तो सेम ही आएगी अगर मैं इसके क्रॉस एक स्मॉल एरिया मानूँ, ठीक। बट इनसाइड इस केस है, इनसाइड के अंदर आपको चार्ज की वैल्यू 0 नहीं आएगी,
तो गॉस लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई होकर अंदर लगेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्या है गॉस लॉ? अगर मैं इसके लिए इनसाइड के लिए लगाऊं तो ई ओवर डी एस इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर स्फीयर के टोटल चार्ज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, तो इसे लिखिए क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन लिखिए, क्योंकि आप इस वक्त मीडियम के अंदर हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ आपका यहाँ से चेंज हो गया। ओके, अब आपने क्या करनी है, पहले तो बच्चे इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है, तो ये तो हो गया EDS। ठीक, इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन के बराबर हो गया। ई की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर रख लीजिए। ds का आपका ds क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, आपने सरफेस एरिया के साथ आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन कर देना है। ई की वैल्यू तो आपकी क्या है बच्चे? ई तो लीजिए बेटा, ई तो हमारा कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहाँ मुझे इंटीग्रेशन करनी है ds की। क्यू डैश क्या होता है आपका? क्योंकि चार्ज वॉल्यूम स्फेरिकल बॉडी है, तो वॉल्यूम आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाएगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है रो आपका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इस गॉसियन सरफेस की टोटल वॉल्यूम, जो कि होगी 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो क्यू डैश की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ रो इंटू 4/3 पाई r का क्यूब। डन। यहाँ तक पुट करने के बाद ई, इसकी जगह इसकी वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। जो टर्म कैंसिल होती है कैंसिल कर दीजिए, एक r से r कैंसिल होता है। अल्टीमेटली आपकी ई की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन भी आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, एप्सिलॉन आएगा, तो ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? आपकी रो डिवाइडेड बाय, ठीक है, रो बचा, एक r बचा, डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन भी आएगा। तो लीजिए, जब भी आपका पॉइंट चार्ज इनसाइड लाई करेगा तो आपकी वैल्यू क्या आई बच्चे? इसके इक्विवेलेंट आई। हाँ जी, समझ आया? देखिए मैंने क्या बोला, जब आपका चार्ज इनसाइड लाई करेगा, यहाँ क्यू डैश क्यू वन है, पता लग गया होगा आपको, क्योंकि आपका चार्ज, क्योंकि ये देखिए क्यू डैश ये तो नहीं है कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने अंदर बांधा है इसके अंदर सारे के सारे चार्ज आपके आगे हुए, ऐसा तो कोई फिजिबल नहीं हुआ होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया बच्चे, मैंने आपके यहाँ क्यू की जगह क्यू डैश लिख के आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया और इसे इंट्रोड्यूस कर लिया। इंट्रोड्यूस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ग्राफ किस किस के बीच में, चलिए यहाँ ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बना रहा हूँ ई और आर के बीच में, ई और आर के बीच में, डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाऊँ। ग्राफ कैसा बनना चाहिए बच्चे? देखिए, सबसे पहले तो जब आउटसाइड था तो आपकी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यहाँ आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो सरफेस के ऊपर ई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और इनसाइड ई और आर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ 0 यहाँ कैपिटल आर लिख दूँ तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? जब तक आप इनसाइड होंगे ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्या है बच्चे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद आपका ग्राफ यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसे ही ग्राफ बच्चे पिछले केस में आपके शेल के लिए बनाता, ई और आर के लिए, तो आपको पता है बाकी दो केस तो सेम थे, लेकिन अंदर तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। तो यहाँ तक तो जब तक आप इनसाइड होंगे कोई ग्राफ आएगा नहीं। सरफेस के ऊपर ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, और उसके बाद इस तरह डिक्रीज होती है। तो ये देखिए ग्राफ बना दिए मैंने ई और आर के केस में। तो ये थी बच्चे गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर मूव करते हैं, गॉस लॉ। ओके, नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए एक स्ट्रेट वायर है आपकी जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, और उसके ऊपर क्या है बच्चे? चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर स्ट्रेट वायर, एक लीनियर स्ट्रेट वायर मान ली है जिसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि आपके चार्ज बहुत सारे होंगे, तो लेट आपकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस केस में आएगी उससे क्या लेना पड़ेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, वो किसके बराबर होगी? लैम्डा के बराबर होगी। मुझे क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो इसके क्रॉस एक सिमेट्रिकली गॉसियन सरफेस, एक सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस मान लीजिए, ये लीजिए, ये है एक गॉसियन सरफेस, इसके क्रॉस मैंने एज्यूम कर लिया। तो लीजिए गॉसियन सरफेस मान लीजिए जिसकी, ठीक है, इसकी लेंथ की बात करें तो उसकी लेंथ को एल ही मान लीजिए। रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस को चाहे आर का नाम दे दीजिए, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। मुझे क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस, ये क्या है बच्चे मेरा? गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। मेरा एम है आपकी इस लाइन इनफाइनाइट लॉन्ग, जो आपकी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज वायर है, जिसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस गॉसियन सरफेस के बाद।
आपको पता है बच्चे, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के 3 पोर्शन होते हैं, 2 तो सर्कुलर होते हैं, ये देखिए, ये तो हुए सर्कुलर पोर्शन, और एक कर्व्ड पोर्शन होता है, ये रहा कर्व्ड पोर्शन। अगर मैं इसके एरिया को, इस एरिया को बच्चे नाम दे देता हूँ DS का, ठीक है, इसको DS1 का नाम दे दीजिए। इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। ये लीजिए DS1 का एरिया वेक्टर अप जाएगा। अगर मैं इस साइड पे बात करूँ DS2, इसका एरिया नाम दे देता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा अपवर्ड, यह है इसका एरिया वेक्टर। और यहाँ पे अगर मैं नाम दे एक एरिया मान लेता हूँ DS, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? TS वेक्टर इधर जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड होती है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी? ये सेम रहेगी। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है। ध्यान से कि ऊपर वाले और इस नीचे वाले केस के लिए E और TS के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। तो लीजिए मैं गोस लॉ को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गोस लॉ, ठीक है, या फ्रॉम गोस लॉ, फ्रॉम गोस लॉ अगर मैं नेट फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ, नेट फाई क्या होगी? तीनों जो आपके सरफेस एरिया उनकी सम के बराबर होगी। यानी जो पहले वाला सरफेस एरिया था उसकी, ठीक है, सरफेस, ओके चलो सर क्लोज मत कीजिए क्योंकि हमारी ऊपर वाली में हम तो अलग अलग काट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाली के कारण, मतलब फर्स्ट वाले के कारण, ये सेकंड वाले के कारण, और फिर थर्ड वाली को सिर्फ मैंने S का इनाम किया, ठीक है, और इसका ये किसके बराबर आना चाहिए? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड के केस में दिखा दिया एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 90 डिग्री का, क्योंकि आपका E परपेंडिकुलर टू DS1 है, ठीक है, E और ये E वेक्टर और ये परपेंडिकुलर है। सो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? E वेक्टर और DS वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आएगी 0 के बराबर। सिमिलरली E वेक्टर और DS2 वेक्टर भी परपेंडिकुलर थे, सो इनकी भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? आपकी 0 के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, ठीक है। अब इस केस में एंगल कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का। तो मेरा रहा इस इक्वेशन से 0 प्लस, ठीक है, देयरफॉर 0 प्लस 0 प्लस ये वाली इक्वेशन क्या बनी? E DS cos कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। E की वैल्यू, सरफेस के ऊपर E की वैल्यू सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, तो E तो कांस्टेंट है, E तो आ गया बच्चे बाहर। DS की इंटीग्रेशन, अगर मैं DS की इंटीग्रेशन करूँ, ठीक है, ये हुआ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। D आपके DS की इंटीग्रेशन S का मतलब सरफेस एरिया और गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा था आपका? सिलेंड्रिकल, सिलेंडर का आपका सरफेस एरिया होता है 2πr H की बजाय L माना, ठीक है। आपका इक्वल टू क्या आया? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको याद करा दूँ, मैंने यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी मानी थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में किसके बराबर होती है? टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, यानी चार्ज को आप लिखेंगे लैम्डा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो E का फॉर्मूला क्या आ गया? E आ गया लैम्डा L डिवाइडेड बाय 2πr L इंटू एप्सिलॉन। L से L कैंसिल हो गया, लीजिए मेरा आंसर आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन। लीजिए यही है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण आपकी फॉर्मूला है, चाहे इंसुलेशन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट बना देना। अगर मैं इस केस के लिए ग्राफ बनाऊँ E और R के बीच में, देखिए E और R आपको क्लियर कट दिख रहा है। E और R के बीच में ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, तो ग्राफ बच्चे कैसे होगा? इस तरफ से आपका डिक्रीजिंग ग्राफ का बन जाएगा, ठीक है, इस तरह डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये थी बच्चे आपकी थर्ड एप्लीकेशन। चलिए लास्ट एप्लीकेशन की ओर मूव करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर आगे मसला की लास्ट एप्लीकेशन। इन चारों एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन जरूर पूछी जाती है, आर्टिकल को ढंग से कीजिएगा। लास्ट एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट या प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, जिसके कारण मुझे क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट लॉन्ग,
ठीक है, इस तरह आप क्या करिए, इन्फिनिट लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज बना लीजिए। ठीक है, इन्फिनिट लॉन्ग है ये, इसलिए मैंने इस तरह जिगजैग बनाई है क्योंकि इन्फिनिट लॉन्ग है। इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इस तरह, जैसे एक पेपर होता है ना, पेज है, एक पेपर मान लीजिए थिन पेज, इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपने क्या करना है, आपने निकालनी है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालने बच्चे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। ये तो इन्फिनिट लॉन्ग है, अगर मैं ऐसे कहूँ तो एक्सटेंड तो ये इन्फिनिटी तक होगी, तो गॉसियन सरफेस इन्फिनिटी तक मुझे कैसे बनाऊँ, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसा मान लेता हूँ जो सिमेट्रिकली इसके दोनों ओर से पास हो रहा है। एक सिलेंडर मान लेता हूँ, ये लीजिए एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर मान लिया, जो आगे ये रहा उसका पीछे वाला पोर्शन ये है, क्योंकि देखिए एक पेज है, ये एक पेज की अगर ये मान लीजिए एक पेपर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी और उधर भी होगी, तो आपको एक ऐसा सरफेस पाना पड़ेगा जो दोनों साइड जा रहा हो। तो एक सिलेंडर मान लिया, ठीक है, जिसकी आपकी रेडियस आर मान लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड है, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर जाएगी, इस साइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर जाएगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो आपके सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक पार्ट तो बच्चे ये रहा, यहाँ पे एक सरफेस एरिया मान लेता हूँ DS1, यहाँ पे एक सरफेस एरिया मान लेता हूँ DS2, ठीक है, और यहाँ पे एक मान लेता हूँ DS। ये DS तो बच्चे आपका परपेंडिकुलर है, DS वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड ही लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही लगेगी, तो इस केस के लिए तो एंगल आपका क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया। अगेन बच्चे मैं गॉस लॉ को लगाने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ हमारा चार्ज क्या है, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज 2 डायमेंशनली होती है, और जब भी चार्ज 2 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज को टोटल एरिया, टोटल एरिया को आप S से लिख लीजिए, A से लिख लीजिए, तो Q किसके बराबर होगा, सिग्मा S। तो लास्ट डिजिट के अंदर आपको ये पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो लीजिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई किसके बराबर होगा, तीनों पार्ट के सम के बराबर होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ E/TS1, इसकी डॉट प्रोडक्ट, ये फर्स्ट सरफेस था, सेकंड के लिए बात करें और फिर थर्ड के लिए बात करें, थर्ड के लिए S3 तो मैंने, चलो S3 मान लेते हैं, इसका S3 मान लेते हैं, EDS3, ठीक, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, इक्वल टू मैं लिख भी देता हूँ, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए तो एंगल 90 डिग्री का है, ये पार्ट हो गया 0। ठीक, फिगर से ये भी क्लियर होगा, एक सिलेंडर के ये जो दोनों पोर्शन होते हैं, ये वाले पोर्शन तो सेम होते हैं। ठीक है, DS1 इज इक्वल टू DS2, ये तो दोनों बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो ये दोनों पार्ट तो सेम हो गए, तो मैं फाई को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ EDS, या अलग अलग सोल्व करके लिख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ये हो गया ES, दोनों केस में, इस केस में भी एंगल कितने डिग्री का है, 0, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और DS वेक्टर जा रहा है, दोनों केस में एंगल 0 डिग्री का है। DS1 को 0 डिग्री, दूसरे वाले का भी बच्चे EDS2 को 0 डिग्री हो गया जी, तो 0 डिग्री। अब क्या है, तीसरे वाले पार्ट का तो 0 ही आ गया था, तो फाई इज इक्वल टू किसके बराबर आया, ठीक है, यहाँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना मत भूलिएगा। ओके, ये तो बच्चे E तो हो, यहाँ वेक्टर लगाना था ना, ये तो 0 डिग्री को 0 डिग्री 1, E कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसकी आप इंटीग्रेशन करोगे तो DS1 की इंटीग्रेशन S1 ही आ जाएगी, यहाँ पे DS2 आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है S1 और S2 बराबर हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 ऐसे इक्वल टू S मान लीजिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2ES। ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई किसके बराबर होता है, फाई की वैल्यू आई है 2ES, और ये किसके बराबर होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो अल्टीमेटली मेरा E किसके बराबर आ गया, E, Q की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, Q को सिग्मा S पुट कीजिए, डिवाइडेड में 2S को नीचे ले आइए और एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, S से S कैंसिल हो गया, तो लीजिए मेरा आंसर आ गया सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह बच्चे मैंने आपकी क्या किया, इस तरह एक इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज थी, जिसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी। तो आसान था आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करेगा। ठीक है, इससे ना बच्चे 2 पार्ट आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो दोनों पार्ट करके इस कोर्स लॉ को फिनिश कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट 2 पार्ट आपके इसके केस है इसी के, वो डिस्कस। ओके, तो अभी भी बच्चे मैंने आपको इन्फिनिट लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
अगर मैं इसके दो केस बना दूँ, मान लीजिए आपको दो प्लेन, एक की बजाय दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दी जाए, एक ये रही एक ये रही, आपको दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे दी जाए, दोनों के ऊपर लाइक चार्ज हों, आपने क्या करना है, इनके कारण इलेक्ट्रिकली इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो दो प्लेट दे दी है मैंने, दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2 है। ठीक है, यहाँ से दो प्लेट से तीन रीजन डिवाइड होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 रीजन में इन दोनों क्रॉस स्पेसर से डिवाइड कर लीजिए। ये है आपका रीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। साइन कन्वेंशन मानिएगा, जब भी आप राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और जब भी आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव। तो चलिए रीजन फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं। फॉर रीजन फर्स्ट, अब रीजन फर्स्ट कहाँ है, दोनों प्लेट के लेफ्ट पे है। इस केस में आपने ये भी देख लिया कि आपका आर पे इंडिपेंडेंट है, आपका ये तो आर पे इंडिपेंडेंट होता है, तो आपकी फर्स्ट साइड फर्स्ट रीजन तो इन दोनों के लेफ्ट में, तो दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो मेरी ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, फर्स्ट रीजन के लिए ई की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, क्या आएगी बेटा, इसके लिए भी नेगेटिव आएगी, मतलब पहली वाली सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए भी नेगेटिव आएगी। तो ये लीजिए मेरा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐड करके चाहे आप इसे लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड रीजन की, जो सेकंड रीजन कहाँ है बच्चे, बीच वाला रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें रीजन सेकंड की, रीजन सेकंड के अंदर क्या होगा, रीजन सेकंड बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है तो आपकी सिग्मा 1 के कारण तो पॉजिटिव, क्योंकि इधर आ गया, और दूसरे वाले के कारण क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये लीजिए दूसरे वाले के कारण नेगेटिव। थर्ड के लिए बात करें, थर्ड रीजन कहाँ है, दोनों के राइट में है, दोनों के राइट में है, तो थर्ड रीजन के लिए अगर मैं बात करूँ तो थर्ड रीजन के लिए बच्चे क्या आएगा, थर्ड रीजन के लिए हम बात करें तो रीजन थर्ड के लिए दोनों के ही पॉजिटिव है, तो सिग्मा 1 भी पॉजिटिव आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव, दूसरी टर्म भी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक, इसी को देख के बच्चे एक और बच्चे पार्ट भी कर लीजिए। मान लीजिए दो प्लेन है, आपकी शीट ऑफ चार्ज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज मान लीजिए। मान लीजिए दो प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव आते ही साइन कन्वेंशन अपोजिट हो जाएंगे आपके। यहाँ भी 3 रीजन बनेंगे, 1 2 3। चलिए यहाँ हम तीनों के तीनों रीजन के लिए बात करें। फर्स्ट आपके रीजन फर्स्ट के लिए बात करते हैं, क्या आएगा फर्स्ट रीजन के लिए बता सकते हैं आप, फर्स्ट रीजन। ठीक है, फर्स्ट के तो इसके तो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो ई की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट रीजन के लिए, नेगेटिव है पॉजिटिव प्लेट के, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बराबर मान लो, चलो सिग्मा, एक की पॉजिटिव है तो एक की नेगेटिव होगी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा ही है। इसके लेफ्ट, इसके तो बच्चे कहाँ आ गया, ये इसके लेफ्ट में है तो इसके कहाँ तो नेगेटिव, मतलब माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नेगेटिव के लेफ्ट में, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्जेस के लिए रूल अपोजिट हो जाते हैं, इसके लेफ्ट राइट से लेफ्ट पॉजिटिव होगा, अपोजिट होगा, मतलब फर्स्ट रीजन इसके लेफ्ट में लाई कर रहा है तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव बन जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस केस में बच्चे आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो लीजिए आपकी इस केस में इस साइड लेफ्ट रीजन के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। दूसरे के लिए बात करते हैं, सेकंड रीजन जो आपका बीच में आएगा। हाँ जी, सेकंड रीजन के लिए बात करें, सेकंड रीजन कहाँ है, इसके राइट में है तो इसके लिए तो पॉजिटिव हो गई, उसके लेफ्ट में नेगेटिव का लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इक्वेस्टर के साथ जब डील करेंगे तो यही रिजल्ट यूज होगा। अब आ गया लास्ट आपका कौन से ऊपर आ गए हम, रीजन नंबर थर्ड के ऊपर आ गए। अब रीजन थर्ड को देखिए, रीजन थर्ड कहाँ लाई कर रहा है, दोनों के राइट में, राइट में लाई कर रहा है तो पहले वाली चार्ज के कारण तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन दूसरे के राइट में तो नेगेटिव हो गया। आपका आंसर क्या है, 0। तो अगर आपकी प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आउटसाइड के ऊपर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सिर्फ अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरह बच्चे आपकी गोस लॉ की सारी एप्लीकेशन हो चुकी हैं। ठीक है, इन्हें ढंग से करिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया गोस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एक टॉपिक आ ही आया है। ठीक, आगे आपको बच्चे अगले टॉपिक के अंदर, आज के लिए बच्चे इतने करेंगे, अगले टॉपिक के अंदर इसके कुछ न्यूमेरिकल और पोटेंशियल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे आपको आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस लॉ को बताने का उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपकी गोस लॉ और आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आर्टिकल है वो तो आपकी किसी भी आपके क्लोज सर्फेस के लिए ओपन क्लोज, दोनों के लिए तो ओपन सर्फेस, दोनों के लिए वैलिड है। आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, ये था। अगर मैं क्लोज सर्फेस के लिए गोस लॉ का फार्मूला बताऊँ तो इसके बराबर होता है, आपका फार्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसे लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं सर, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E/ds। तो लीजिए आपके गोस लॉ और आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं।
फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो क्या है बच्चे, आपको मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं बच्चे एक स्केयर रख देता हूँ। एक स्केयर रख दीजिए जिसकी साइड कितनी है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। एक स्केयर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। आपने फाई की वैल्यू निकालनी है, आपको ये भी दिया हुआ है उसका जो नॉर्मल, जो भी इस एरिया का एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको चाहिए तो दे दिया उसने कि आपके फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है एस वी नोट एट फाई किसके बराबर होता है, फाई इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई और एम एस वेक्टर। तो ई वेक्टर और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई एस कोस थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, ई वेक्टर और एस वेक्टर, ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में एंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ई का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए बेटा, ई का मैग्नीट्यूड लिखिए, एस की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ई कितना है बच्चे, ई गिवन था, मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ आपने 3 × 10⁻⁷। एरिया, अगर लेंथ ये हो, स्केयर का एरिया क्या होता है, एल का स्केयर होगा। इसका स्केयर करोगे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कितना होगा ये 10 की पावर, हाँ जी। अगर मैं आपका एल दे रखा था 10 सेंटीमीटर, पहले तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए, यानी 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 10 की पावर -1। और इसका स्केयर करना है क्योंकि आपने क्या निकालना है, एस निकालना है, एस होता है एल स्केयर के। तो यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -2 इंटू में कोस 60 डिग्री। ये भी आपको दिया हुआ है एंगल कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ था। चलिए इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करते ही आपको पता लग जाएगा क्या आंसर आएगा आपको। ये तो बच्चे सिमिलरली ऐसे ही आया, 3 × 10⁷ इंटू 10 की पावर -2 कोस 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। कोई टर्म कैंसिल होती है, कर दीजिए, इसे 3 से इसे कर कैंसिल होता है, 1.5 पे गया। तो लीजिए मेरा आंसर आ गया 1.5, ठीक है। मेरा आंसर कितना आ गया बच्चे 1.5 इंटू में 10 की पावर कितनी होगी बच्चे 5 आ गई। लीजिए 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह बच्चे आप इलेक्ट्रिक वेलोसिटी का आसान सा न्यूमेरिकल था, इस तरह आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए एक और दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है वो न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकसिंग ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चों की न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है, फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए, ना न्यूमेरिकल, ना आपकी न्यूमेरिकल रिलेटेड, ना थ्योरेटिकल आपकी थ्योरी से रिलेटेड। ध्यान से कीजिए, देखो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी एक रीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5 E0I प्लस 4/5 E0J, ठीक है। किसी आपके रीजन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आपको ये भी बता रखा है वेयर E0 की वैल्यू भी दे रखी है। E0 कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आपको दिया होगा। आपने फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालना क्या है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, आपने फाई की वैल्यू निकालनी है। और क्या चीज़ दी हुई है बच्चे, आपको फ्लक्स की वैल्यू बतानी है, जबकि आपका एक सरफेस एरिया दे रखा है, एक एरिया दे रखा है 0.2 मीटर स्क्वायर, जो कि कहाँ है पैरेलल टू, ये भी दिया हुआ बच्चे, पैरेलल टू YZ प्लेन, ठीक है। तो आपको एक सरफेस एरिया दे रखा है जो कहाँ है, पैरेलल टू YZ प्लेन है। आपने क्या लेना है बच्चे, आपको याद होना चाहिए, आपको एरिया नहीं लेना, आपने तो एरिया वेक्टर के साथ, क्योंकि आपकी फाई होती है ई और एस वेक्टर की डॉट के प्रोडक्ट के बराबर। तो अगर आपने एरिया नहीं एरिया वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है प्लेन से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं प्लेन से परपेंडिकुलर वाई और जेड से परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो लीजिए एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैंने क्या निकालना मुझे, लीजिए मैं इसे कॉन्टिन्यूटी में आगे मूव करता हूँ। मुझे निकालना क्या है, मुझे अल्टीमेटली मैं इसे फॉरवर्ड आगे यहाँ कर रहा हूँ, मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे फाई निकालना है। फाई किसके बराबर होता है, ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर के इक्विवेलेंट। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5 E0I प्लस 4/5 E0 इंटू J के बराबर, और एस वेक्टर कितना दे रखा है, जिससे आप डॉट प्रोडक्ट करनी है 0.2 I कैप के बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है आई के साथ आई की डॉट प्रोडक्ट 1 होती है और जे के साथ कितनी होती है 0 होती है। तो सिर्फ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, मेरे पास आ जाएगा 3/5 E0 0.2 और आई डॉट आई कितना हो गया, आपका आई डॉट आई 1 हो गया, जे के साथ करोगे तो वो क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। चलिए इसी टर्म को सोल्व कीजिए, क्योंकि E0 की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5, E0 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 × 10⁻³ और साथ ही बचे आपका 0.2,
ठीक, इन सारी टर्म को सोल्व कीजिए। जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इस तरह बच्चे लीजिए, मैंने इस तरह क्या किया, आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंपल सा आर्टिकल, सिंपल सा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को भी बच्चे मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरह आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए और आगे मूव करते हैं, आगे वर्क करते हैं बच्चे। आगे वर्क करते हुए आपको एक थर्ड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही एक थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपका एक थर्ड क्वेश्चन है। आपका एक क्लोज सरफेस दिखा रहा हूँ। लीजिए एक आपका एक क्या है जी बच्चे, एक आपका क्लोज, इस तरह एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, एक क्लोज सरफेस है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक क्लोज सरफेस और उसके साथ ही कंडक्टर मान लीजिए। ऐसे करते हैं, एक फिगर बना लेता हूँ पहले। ठीक है, आपको दिया हुआ एक क्लोज सरफेस है, ये है आपका क्लोज सरफेस। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है ये है आपका क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये क्या चीज़ है बच्चे, एक कंडक्टर है। ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो एक क्लोज सरफेस आपका इंटरसेक्ट कर रहा है कंडक्टर को, जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है। एक क्लोज सरफेस आपका क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपकी, ठीक है, आपकी यहाँ क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं। कौन सा चार्ज रखते हैं, पी पॉइंट के ऊपर एक नेगेटिव क्यू चार्ज रख दीजिए। ऐसा करने से आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। बताना क्या क्वेश्चन में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या नेचर होगा, कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस से जो आपका सरफेस, आपके इस क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा उसका नेचर क्या होगा, वो इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, वही आपको बताना है बच्चे। सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है, एक फिनोमेना देखिए। जैसे आप नेगेटिव चार्ज पे यहाँ रखोगे तो यहाँ आपका फिनोमेना ऑफ इंडक्शन हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्टर के इस फेस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। इधर तो आ जाएंगे बच्चे पॉजिटिव चार्ज, इस फेस के ऊपर, दूसरे फेस के ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। इसका मतलब ये जो आपने क्लोज सरफेस कौन से चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को एनक्लोज कर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज को एनक्लोज कर रहा है तो फ्लक्स कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज को आपके अगर वो एनक्लोज कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इनवर्ड फ्लक्स है। तो आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, फ्लक्स इज नेगेटिव। सिर्फ एक ही लाइन में देखिए क्वेश्चन हो गया, लेकिन अंडरस्टैंड करना जरूरी था, इसीलिए मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल आपके सामने पुट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लीजिए बच्चे क्यूब मान लीजिए, क्यूब तो सभी को पता ही है, एक क्यूब मान लीजिए। ठीक, ये लीजिए मैंने एक क्यूब एज्यूम कर लिया। इस क्यूब के अंदर क्या कीजिए, एक सेंटर के ऊपर, इस क्यूब के सेंटर के ऊपर एक चार्ज, ठीक है, चार्ज है जो इसके सेंटर के ऊपर, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये है चार्ज जो इसके सेंटर के ऊपर एनक्लोज कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मुझे एक तो मुझे इसके अंदर बताइएगा आपकी फ्लक्स कितनी लिंक होगी, ये तो बताना है, फ्लक्स लिंक विद क्यू, फ्लक्स लिंक विद क्यूब। एक तो आपने बताना है आपकी क्यूब के साथ कितनी फ्लक्स लिंक होगी, और सेकेंडली आपने ये भी मुझे बताना है विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब। दो चीज़ें मुझे आपने बतानी है। पहली क्या बतानी है बच्चे, आपने मुझे पहले बताना है कितनी फ्लक्स इस क्यूब के साथ लिंक होगी, फिर ये भी बताना है कितनी फ्लक्स हर एक फेस के, इस क्यूब के हर एक फेस के साथ कितनी आपकी फ्लक्स की वैल्यू लिंक होगी। आपको बच्चे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इस तरह की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए आपका फ्लक्स क्या होता है, जितनी भी चार्ज एनक्लोज है उसे आप एप्सिलॉन नॉट से आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो भी आपकी फ्लक्स होगी, फ्लक्स इसके बराबर होगी, इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लीजिए फर्स्ट पार्ट का जो ए पार्ट था उसका आंसर यही रहा। तो इस क्यूब के साथ लिंक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ईच फेस के साथ बताइए, एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं। तो अगर मैं हर फेस के लिए बताऊं, हर एक फेस के लिए, अगर देखिए 6 फेस के लिए इतना है, एक फेस के लिए कितनी होगी, अगर मैं एक फेस के लिए निकालना चाहता हूं तो एक फेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी बराबर होगी, 6 से डिवाइड कर लीजिए। लीजिए क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे आपको वे आउट पहले भी कर चुका हूँ। लीजिए एक और भी आपको बच्चे क्वेश्चन करके दिखा दिया, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर।
चलिए नेक्स्ट के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको दिखाने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे। ये क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, दो आपके कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, दो आपके कॉन्सेंट्रिक इस तरह सर्कल है, दो आपके कॉन्सेंट्रिक आपके सर्कल हैं, इन्हें नाम दे दीजिए। एक को नाम दे दीजिए S1 का, तो दूसरे को नाम दे दीजिए S2 का। तो दो कॉन्सेंट्रिक आपके सर्कल हैं, उनको नाम दिया है। चार्ज की बात करें तो एक इस अंदर वाले के अंदर चार्ज रख दीजिए Q, तो बाहर वाले के अंदर है 2Q। आपने क्या बताना है, ये फिगर आपको दी है, इसे सरफेस S1 ये S2। एक तो आपने बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो बताना है, मतलब S1 में से जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगी और आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो S2 से जाएगी उसका रेशियो बताना है। ठीक है, ए पार्ट तो बच्चे हम ये सोल्व करेंगे। बी पार्ट के अंदर इसका एक और चीज़ भी सोल्व करनी है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, मान लीजिए, चलिए पहले ए पार्ट को करते हैं, फिर बी पार्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसी फिगर में चेंज करते हैं इसे। चलिए मैं क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताता हूँ। φS1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू φS आपकी φS2। ओके, φS1 बताइए, S1 के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है, सिर्फ Q ही हो रहा है, तो इसके लिए तो आपका आंसर होगा Q बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय S2 के अंदर बच्चे ये दोनों चार्ज इसके अंदर हैं, तो टोटल चार्ज हुआ 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q से Q को कैंसिल कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/3। इसका मतलब आपका ये रेशियो किसके बराबर होगा, दोनों का ये जो रेशियो है वो किसके बराबर आया बेटा, 1/3 के बराबर है। तो एक पार्ट तो बच्चे मेरा सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट बच्चे अगर मैं ये कह दूँ, क्या कह देते हैं बच्चे, अगर हम सेकंड पार्ट के अंदर ये कह देते हैं कि आपकी, ठीक है, आपको बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 कितनी चेंज होगी अगर हम क्या करें बच्चे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या करें, हम इंट्रोड्यूस कर दें S1 के अंदर। यहाँ A के बजाय एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K है, उसके इसके अंदर रख दूँ। तो ऐसा करने से आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके बीच में रख दूँ, तो ऐसा करने से आपके φ1 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता है बच्चे DS1 के अंदर कितना चार्ज था, Q1 था। अगर वैक्यूम हो तो यहाँ पे क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, आपका बच्चे जो आंसर था, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट लीजिए, इसके साथ K और लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है बच्चे वो किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बच्चे देखिए, यहाँ वैसे तो आपका रिजल्ट क्या होता है, आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन आपको पता है K किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर आपने यहाँ मीडियम रखा तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन, या उसकी जगह लिख लीजिएगा K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करेंगे तो फर्स्ट आपके जो सरफेस है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। डन, आसान था न्यूमेरिकल। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान समझिएगा। सारी टाइप के लगभग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपके क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। ठीक है, लीजिए एक आपका इस तरह XY Z एक्सिस बना लेते हैं। ये है बच्चे मेरी कौन सी एक्सिस, X एक्सिस है, ये मेरी Y एक्सिस है, और यही मेरी Z एक्सिस है। यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं, जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर मैं क्यूब बना लेता हूँ। ये बच्चे मैं क्यूब ऐसे बना रहा हूँ, ये लीजिए एक क्यूब मेरी ऐसे बनी है। लीजिए ये रही हमारी क्यूब, तो इस तरह बच्चे क्यूब हमारी, ये रही क्यूब, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, A के बराबर है। एक क्यूब जिसकी सारी साइड A के बराबर ही है, दिया। यहाँ से इस फेस का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस A के बराबर दिया हुआ है। ये साइड भी बच्चे A के बराबर ही होगी, क्यूब है तो, ठीक है, ये भी A के बराबर है। आपको बच्चे और क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्यूब दे रखी है, इसका ये डिस्टेंस दे रखा है। आपकी जो नॉर्मल की बात करें, देखिए इस फेस के लिए ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, इस फेस के लिए नॉर्मल की डायरेक्शन इधर जाएगी। श्योर है। आपको मुझे क्या देखा है, ये एक आपकी एक अरेंजमेंट दे रखी है जिसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई है आपको दिखाया गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो है आपकी अल्फा x की पावर 1/2, ये दिया हुआ आपको। Y और Z दोनों बराबर हैं और दोनों इक्वल टू 0 हैं, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, आपके अल्फा की वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी आपको गिवन थी।
एक तो बच्चे आपने निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट निकालना है आपने फाई ई, मतलब इस क्यूब में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जाएगी वो निकालनी है, ठीक है। डी, आपको निकालना है कितना चार्ज होगा इस क्यूब के अंदर, मतलब चार्ज की वैल्यू निकालनी है जो कि क्यूब के अंदर होगी। तो दो पार्ट करने हैं, आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है, ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में तो नहीं है, तो मुझे वाई और जेड आपके फेसेस की बात ही नहीं करनी, मुझे एक्स फेस की बात करनी, ठीक है। एक्स फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे दी और दी हुई है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे रखी है, यानी इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर भी इधर है, मतलब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है। तो इस फेस के लिए आपका एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो एंगल कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का बना। तो अगर मैं इस क्यूब के लिए सिर्फ दो फेस के लिए बात करनी है तो टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगी लेफ्ट की प्लस राइट की जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसे निकाल के ऐड कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होती है बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ई इंटू ए। ई कितना है आपके एक्स डायरेक्शन में, ई तो ई एक्स है, ए कितना है एरिया का स्केयर है। ई एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चे, अल्फा, अल्फा एक्स की पावर 1/2 इंटू में, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, अल्फा आपकी ये थी, ओके मुझे वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। आप राइट फेस के ऊपर बात कर रहे हो, राइट फेस में एक्स यहाँ से यहाँ तक ए इंटू ए, तो लीजिए मैं इसकी वैल्यू यहीं पुट कर देता हूँ, सारी के टर्म की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ई एक्स की जगह आपको अल्फा की वैल्यू पता है 5 है, ओके, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। एक्स एक्स कितना है बच्चा, यहाँ से ये ए है, ये भी ए है, तो ये टोटल कितना होगा, एक्स की वैल्यू 2a, पावर कितनी 1/2 इंटू में ए स्केयर, ए इसका स्केयर और भी साथ में कर दीजिए, ठीक है। अगर इससे बच्चे मैं सोल्व करूँ, ठीक है, ये हो गया, आपके फाई की वैल्यू निकाला था। अच्छा इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है, तो अगर मैं इसका एंगल लिखूँ को 0 डिग्री तो 1 ही होता है, ठीक है। वैसे मुझे लिखना चाहिए था, राइट के लिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, राइट के लिए क्या लिखना चाहिए था, ई एक्स इंटू जो भी इसका एरिया है उसका लिखना चाहिए था एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, कोस 0 डिग्री का है, यानी ई एक्स ए कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है। मैंने ई एक्स की जगह ई एक्स लिखा, एरिया की जगह ए स्केयर लिख दिया, सॉल्व करके यहाँ तक आ गए। अगर यहाँ तक बच्चे हम सॉल्व करके आ चुके हैं, ऐसे ही लेफ्ट के लिए निकालो। लेफ्ट के लिए क्या होगा, ई एक्स इंटू एरिया वेक्टर, लेकिन लेफ्ट के लिए आपका एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, लेफ्ट के लिए तो आपका एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री कितना होता है बच्चे, कोस 180 डिग्री तो माइनस होता है, यानी ई एक्स इंटू ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आई तो नेगेटिव है लेकिन वैल्यू तो निकालते हैं, ओके। नेगेटिव ई एक्स की वैल्यू 5 की वैल्यू तो आपकी अल्फा की वैल्यू तो 5 है, एक्स लेफ्ट फेस के लिए एक्स कितना है बच्चे, ए के बराबर है, ए की पावर 1/2 हो गई, इंटू में एरिया ए स्केयर दिया, तो कितना है बच्चे माइनस ए, इनकी पावर ऐड करके आप लिख सकते हैं 3/2 के बराबर, 3/2 या आपकी 1/2, सॉरी 1/2 और 2 था 5/2 आएगा। ऐसे बच्चे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एक तो आपका 5 आया, एक √2 आया और ए की पावर 5/2 है। टोटल 5 निकालना चाहते हैं, टोटल 5 कैसे निकालेंगे, टोटल 5 तो दोनों की एडिशन है, लेफ्ट प्लस राइट की, दोनों में से जो क्वांटिटी कॉमन आती है रख लेनी चाहिए हमें, यानी 5, ठीक है, a की पावर 5/2, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ से √2 बचा, यहाँ से 1 बचा, लीजिए इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपके 5 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो आई आपके, मान लीजिए मैं बता देता हूँ, क्या बता देते हैं आपको, मान लीजिए a की वैल्यू भी दे देता हूँ, a की वैल्यू है मान लीजिए 1 मीटर, अगर a की वैल्यू भी बता दूं तो 1 की कोई पावर 1 ही होगा। सोल्व करके देखिएगा इसका आंसर, अगर मैं a की वैल्यू कितनी ले लूँ 1.2, सॉरी a की वैल्यू कितनी ले लूँ बच्चे 1 मीटर ले लूँ, तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 2.0, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक, एक बार आपने इस तरह फाई निकाल ली, तो दूसरे केस में हमने क्या निकालना है, दूसरे पार्ट में हमने निकालना है चार्ज। अब चार्ज कैसे निकाला जा सकता है, चार्ज और फाई में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। फाई किसके बराबर होता है, फाई होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो आपका Q किसके बराबर हो जाएगा, वाई इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फाई की वैल्यू तो अभी भी आपने निकाल ली, ये रही फाई की वैल्यू 2.0, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है 8.85,
8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से जो वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई थी, 2 आई थी, सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ से चार्ज की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करवाए, तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल आपको समझ आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट